Assalamu alaikum. Today we are going to start scenarios of past papers of biochemistry block 4. इसके टॉपिक्स चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सिनेरियोज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, बट वो सिनेरियोज़ मोस्टली रिपीट हो रहे हैं विद सम माइनर चेंजिंग और अदर। तो हम जो है वो उसको देखेंगे इन 2 वीडियोज़। फर्स्ट वीडियो में हम जितनी कवर हो गई उतनी देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में जो है वो नेक्स्ट वाले सिनेरियोज़ कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद बायो एनर्जेटिक्स और कार्ब मेटाबॉलिज्म वाले पोर्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फर्स्ट सिनेरियो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जो रेस्पिरेटरी चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन बायोएनर्जेटिक्स, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके इनहिबिटर्स, इसके अनकपलर्स, ठीक है। तो ये सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपने इनहिबिटर्स के नाम लाजमी लाजमी सारे इनहिबिटर्स के याद करने हैं, क्योंकि वो चेंज करके उसी क्वेश्चन को सेम सिनेरियो के साथ वो पूछ लेते हैं जस्ट बाय चेंजिंग द नेम ऑफ द इनहिबिटर और अनकपलर। तो वो आपने जो है वो याद रखना है। जैसे ये पहला सिनेरियो है, A worker of H2S gas industry became unconscious. H2S gas industry का है, उसको brought to me medical emergency where he was declared a case of H2S gas poisoning. उसको H2S poisoning हो गई है, ठीक है। अब आपने बताना है फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉम्प्लेक्स ऑफ मेडिकल माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन इज ब्लॉक्ड इन दिस पेशेंट। नाउ इफ यू हैव लर्न के उस टेबल के अंदर कौन से ब्लॉक के आगे H2S का नाम लिखा था, तो दैट वाज कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक होता है और कॉम्प्लेक्स 4 को ब्लॉक करने वाले टोटल 4 कंपाउंड्स हैं जिनको आपने याद करना है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल H2S, देन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, साइनाइड होता है और सोडियम अजाइड होता है। यही 4 कंपाउंड्स हैं। इसमें से कार्बन जो साइनाइड वाला है ये बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है सिनेरियोज में, अभी हम आगे देखेंगे भी, लेकिन आपने इन चारों के नाम याद रखने हैं। और जो फर्स्ट वाला है कॉम्प्लेक्स 1, इट इज़ ब्लॉक्ड बाय अमाइटाल एंड रोटेनॉन, ठीक है, विच बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट आर नोन एज बारबिचुरेट्स, ठीक है। तो अगर बारबिचुरेट्स लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स 1 ब्लॉक होता है। ये सिनेरियो भी आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो इसमें कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक हुआ है, आपने उसके कंपोनेंट्स बताने हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 4 में वी हैव साइटोक्रोम A होता है, आयरन होता है, कॉपर होता है, ठीक है। ये हमारे पास के कंपोनेंट्स होते हैं, अभी हम आगे देख भी लेते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एथलीट प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपिक्स कंपटीशन वाज डूइंग विग्रस एक्सरसाइज सिंस लास्ट हाफ एन आवर। वो एक्सरसाइज कर रहा है, ही हैड टू स्टॉप एक्सरसाइज ड्यू टू सीवियर ब्रेथलेसनेस। फिर उसने एक्सरसाइज छोड़ दी। अब वो पूछ ये रहे हैं कि एक्सरसाइज छोड़ने से पहले जब वो एक्सरसाइज कर रहा था तो हाउ हिज मसल्स वर गेटिंग एनर्जी, ठीक है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज मसल्स अंडरगो एनएरोबिक रेस्पिरेशन फ्रॉम वेयर दे गेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ with the production of lactate and with 2 ATPs that are produced as a result of this anaerobic respiration. So ये उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, how much ATP is generated in exercising muscles from 1 mole of glucose at this stage. So total 2 ATPs are produced at this anaerobic respiration, ठीक है। यही आगे आगे लिखा भी हुआ है। सो नेक्स्ट सिनेरियो हमारे पास है, अ चाइल्ड एक्सीडेंटली टुक साइनाइड, सेम साइनाइड वाला सिनेरियो आ गया, एंड वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल इन कोमा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस पॉइजन ऑन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। ये जो हमारे पास ये इनहिबिटर्स हैं, ये हमारी रेस्पिरेटरी चेन को ब्लॉक कर देते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती है, एंड अल्टीमेटली CNS इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज हमारा जो CNS है वो एनर्जी इसी तरह से हासिल कर रहा होता है। तो आपने बताना है व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ ATP प्रोडक्शन बाय ATP सिंथेज। ATP सिंथेज आपको पता है, इट इज़ अ एंजाइम प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसका एक F1 पार्टिकल होता है, एक F0 होता है, जिसने उसको मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हैंग किया होता है, सस्पेंड किया होता है। और ये जो है उसका एक्चुअली कैटालिटिक साइट है जो कि रन करती है, तो ATP प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आपने ये बताना है। उसके बाद है नेम प्रोडक्ट्स ऑफ लाइपोलिसिस एंड गिव द फेट, ठीक है। ये भी जनरल क्वेश्चन है कि टैग्स को ब्रेक करें, तो वी हैव ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स को हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करके एसिटाइल को ले लेते हैं, उससे हम एनर्जी ले लेते हैं बाय अंडरगोइंग इट इन ग्लाइकोलिस सॉरी क्रेब्स साइकिल और अदर पाथवेज। उसके अलावा जो ग्लिसरोल है उससे हम न्यू फैटी एसिड की सिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं या ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने पूछा है साइनाइड इनहिबिट्स कॉम्प्लेक्स 4 के, साइनाइड किस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है, तो अगेन कॉम्प्लेक्स 4 एंड इट देयरफॉर टोटली अरेस्ट रेस्पिरेशन। और ये पूरे पैराग्राफ में बताया गया कि ATP सिंथेज कैसे वर्क करता है और ATP प्रोड्यूस कैसे करता है, ठीक है। तो यू कैन रीड इट्स नॉर्मल बायोकेम क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो व्हिच इज द सेम but in another words, a child accidentally took cyanide and was brought to the hospital in coma. What is the effect of this poison on mitochondrial respiration? Again कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक हुआ है और रेस्पिरेशन जो है वो अरेस्ट हो गई है। उसके बाद है हाउ अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस देयर अफेक्ट। एक्चुअली जो अनकपलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन में 2 प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। वन इज़ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीडेशन कह रहे होते हैं, और दूसरा हमारे पास हो रही होती है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP टू फॉर्म ATP बाय ATP सिंथेज। ये 2 डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं और इन दोनों प्रोसेसेस को हमने इंटीग्रेट किस तरह से किया होता है, बाय द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स बाय दोज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स विच इज पम्प्ड इनटू द इंटरमीडिएट intermembranous space of mitochondria, and then those
a movement of those protons along their concentration gradient through ATP synthase generates ATP. Okay, so how that's how coupling takes place in oxidative phosphorylation. That's why it is known as oxidative. Means one side is there is oxidation that was taking place, and on the other hand, ATP synthesis carrying out phosphorylation. So uncouplers actually uncouple these two processes, यानी कि वो प्रोटॉन्स को जो है वो लीक करना शुरू कर देंगे इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. तो जब प्रोटॉन्स लीक होने लग जाएंगे, जब वो एटीपी सिंथेस से मूव नहीं करेंगे, तो ये दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हो जाएंगे, और जो है एटीपी सिंथेस वर्क नहीं करेगा क्योंकि उसने वर्क ही प्रोटॉन की मूवमेंट की वजह से करना है, तो एटीपी जनरेट नहीं होगा. ठीक है, तो यही मैकेनिज्म जो है ये यहाँ पर लिखा हुआ है. उसके बाद है कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप कुछ एग्जांपल्स दें अनकपलर्स की. तो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए हैं, दोज वर द इनहिबिटर्स. अनकपलर्स में 2,4 डाइनाइट्रोफिनोइल है, 2,4 डाइनाइट्रोकिसरोल है जो बुक में लिखे हुए हैं. ठीक है, और एक और हाई कंसनट्रेशन ऑफ एस्पिरिन है. ठीक है, और सैलिसिलेट्स वगैरह ये कंपाउंड्स जो बुक में लिखे हुए हैं. ये वाले कंपाउंड बुक में नहीं लिखे हुए, बट वेलिनोमाइसिन का आप नाम याद कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपने कुछ एग्जाम्पल्स दे दी. नेक्स्ट सिनेरियो इज अबाउट बारबिचुरेट्स. ये भी मैंने आपको बता दिया है कि एमोबार्बिटॉल और माइटल का नाम बुक में लिखा हुआ है. ठीक है, बट इट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ बारबिचुरेट्स. ये बुक में बात नहीं लिखी हुई कि ये बारबिचुरेट्स है. तो पेपर में बारबिचुरेट्स के नाम से आया हुआ है, तो आपको माइटाल का नाम आता होगा तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किसकी बात हो रही है. सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज्ड एज general anesthetics. ठीक है, they they precipitate temporary state of unconsciousness by decreasing the availability of energy levels को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और जनरल एनेस्थीसिया हो जाता है. एंड इट ब्लॉक्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी एट द लेवल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन. तो आपने बताना है कि किस कॉम्प्लेक्स को किस लेवल पर माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन को ब्लॉक करते हैं. सो दे ब्लॉक कॉम्प्लेक्स नंबर 1. ठीक है, जिसकी वजह से स्टार्ट ही नहीं हो पाती चेन, और जो है हमारे पास एटीपी जनरेट नहीं हो सकते. ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है. उसके बाद है फ्रॉम विच पाथवेज द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इज कंटिन्यू टू मेंटेन द फंक्शंस ऑफ ब्रेन एट बेस लेवल. ब्रेन के लेवल में हमारे पास एटीपी जो है वो कैसे एटीपी की प्रोडक्शन मेंटेन हो रही होती है. तो ग्लाइकोलिसिस से एटीपी बन रहे होते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल यानी क्रेब्स साइकिल से बन रहे होते हैं, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन विच इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो ये 3 मेजर प्रोसेसेस हैं जिससे ब्रेन एटीपी हासिल करा होता है. इसके अलावा ब्रेन के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे वो एटीपी को प्रोड्यूस कर सके. वहाँ कोई एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती है. ठीक है. So, next scenario is about again cyanide poisoning. A young unconscious patient was brought to emergency. He was diagnosed in case of cyanide poisoning. At which level this poison blocked the respiratory chain. Again complex 4. उसके अलावा है नेम टू अदर कंपाउंड एक्टिंग ऑन द सेम साइड. तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड और सोडियम एजाइड है. ठीक है, तो ये अगेन वही क्वेश्चन है. और उसके बाद पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू एसिड अल्कोहल. सिंपल बायोकेम क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट ऑन योर सेल्फ. देन वी हैव द नेक्स्ट सिनेरियो. Unknown diabetic brought, अब ये थोड़ा डिफरेंट है, सो लिसन टू इट केयरफुली. Unknown diabetic brought to emergency ward with rapid respiratory rate. His blood glucose was 480. You have to know कि वो क्या है, डायबिटिक है, याद रखनी है ये बात. यूरिन was positive for ketone bodies and glucose. He has ketone urea and glucose urea. और उसकी ब्लड की जो pH है वो भी एसिडिक है. ठीक है, तो कीटोएसिडोसिस भी हुआ है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज. So आपने फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट्स हैज नॉट इज नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड इन दिस केस. ठीक है, डायबिटिक पर्सन है तो उसमें या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन डेफिशिएंसी है. ठीक है, अब उसकी ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा है, यानी ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा नहीं रही, वो ब्लड में ज़्यादा हो जा रही है. सो दिस इज ग्लूकोज इज द न्यूट्रिएंट दैट इज नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड इन दिस केस बिकॉज इट इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन विच इज नॉट फंक्शनल इन दिस केस. उसके बाद है विच एनर्जी प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट इज रैपिडली मोबिलाइज फ्रॉम स्टोरेज साइट्स एंड यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है. इट इज़ एक्चुअली फैटी एसिड्स दैट आर बीइंग मोबिलाइज्ड एट द इन अ डायबिटिक पर्सन. ठीक है, दैट इज यूज फॉर द प्रोविजन ऑफ एनर्जी because glucose is not being utilized for energy as insulin is not functional or it is produced in not adequate quantities. So this is fatty acids. उसके बाद है why hormone sensitive lipase of adipocytes is active in this case. Hormone sensitive lipase जो enzyme होता है adipocytes के अंदर, it break down tags into glycerol and fatty acids. इस केस में वो एक्टिव क्यों होगा? बिकॉज इंसुलिन ने उसको ब्लॉक करना था और इंसुलिन फंक्शनल नहीं है तो वो ब्लॉक नहीं होगा. दिस इज द नंबर 1 कॉज. नंबर 2 कॉज, इंसुलिन इज नॉट अवेलेबल, ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल टू सेल्स फॉर यूज. So cells need something for energy, so they use fatty acids for this energy, and for provision of fatty acids by the adipocytes we need them to be broken down from tags. So hormone sensitive lipase becomes active in the presence of glucagon as it is secreted from this pancreas, and this hormone sensitive lipase breaks the tags into fatty acids and glycerol, and those fatty acids will be available to the cells for energy. ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज इज एक्टिव इन डायबिटिक पर्सन्स.
So let's move on to the next scenario. The next scenario is about a 4 months old infant was brought to the hospital with jittery spells and irritability several hours after feeding. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन रिवील्ड एंड लार्ज लिवर. दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो अब मतलब आपको सिनेरियो से समझ आ रही है कि उसको हेपाटोमेगाली हुई हुई है. द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स इंडिकेटेड दैट ही डेवलप फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया. देयर इज फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया. दिस इज द सेकंड थिंग. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ ग्लाइकोजन. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स द पिक पॉइंट ऑफ दिस सिनेरियो कि ग्लाइकोजन के डिपॉजिट्स हैं बट विद शॉर्टर देन नॉर्मल ब्रांचेस वर सीन इन बायोप्सी. अब ये कोई ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है और ये किस टाइप की है ये आपको ये बताएगा ये वाली बात. विद जो उसकी ग्लाइकोजन विद शॉर्टर देन नॉर्मल ब्रांचेस, यानी ब्रांचेस प्रेजेंट हैं और वो मतलब बहुत छोटी हैं, नॉर्मल नहीं है. इसका मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि ग्लाइकोजन की ब्रांचेस के ऊपर से जो ग्लूकोज रेजिड्यूज हैं वो तो रिमूव हो गए हैं बट वो ब्रांच रिमूव नहीं हो पा रही. वो इट इज़ प्रेजेंट और उसके डिपॉजिट्स बन गए हैं लिवर के अंदर. सो आपने बताना है व्हाट इज़ द पॉसिबल डायग्नोसिस. तो ऐसा कौन सा डिजीज़ है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि ब्रांचिंग को तोड़ा होता है. दैट इज़ द डी ब्रांचिंग एंजाइम. तो एक्चुअली डी ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट है. ठीक है, तो दैट्स वाई वी हैव रिटन कोरी डिजीज लिवर एंड मसल डी ब्रांचिंग एंजाइम इज एब्सेंट. ठीक है, दिस इज लीव इट सेकंड वाला जो लिखा हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इज एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड स्पेशली इन लिवर एंड मसल. तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, ये सिंपल क्वेश्चन है. आप इसको बायोकेम की बुक से पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे पास ग्लूकागॉन और इंसुलिन की प्रेजेंस है और ये ग्लाइकोजन को रेगुलेट कर रही है. हाउ एटीपी एंड हाउ एडीपी एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट दे आर ऑल रेगुलेटिंग द ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजिनोलिसिस. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ पायरुवेट द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस कन्वर्टेड टू एसिटाइल कोए. दिस इज पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल उसकी रेगुलेशन आपने बतानी है. सो दैट्स ऑल्सो अ सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट सिनेरियो इज अबाउट, अच्छा ये सिनेरियो तो नहीं है बट इट इज़ इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू एक्सप्लेन हाइपरयूरिसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट्स विद वॉन गेरकी डिजीज़ टाइप 1A ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़. अच्छा, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है तो ग्लाइकोजन अकमलेट हो रहा है. वट एवर काइंड ऑफ डिजीज़ इज़ इट, वॉन गिर के है कोई बात नहीं. ग्लाइकोजन की कोई भी टाइप की डिजीज़ होगी तो क्या होगा, ग्लाइकोजन एबनॉर्मल बन रहा है और वो क्यूमुलेट हो रहा है. इसका मतलब हम उसको तोड़ कर यूज़ नहीं कर सकते इन केस ऑफ फास्टिंग फॉर एनर्जी फॉर ग्लूकोज. तो क्या होगा कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है. दैट्स वाई हाइपोग्लाइसीमिया इज़ देयर. ठीक है, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया की रीज़न होगी. हाइपरयूरिसीमिया क्यों हो रहा है कि जब वॉन गिर के डिजीज़ जो है हमारे पास, इसके अंदर ग्लूकोज हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एब्सेंट होता है. ठीक है, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एब्सेंट होगा तो ज़्यादा हमारे पास कंसनट्रेशन एक्यूमुलेट होने लग जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की. जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होने लग जाएगा इसका मतलब है कि उस पर सारे फॉस्फेट ग्रुप्स आर बीइंग यूज्ड एज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ठीक है, क्योंकि वो एक्यूमुलेट हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप सारे उसके साथ लगे हुए हैं. सेल के अंदर जो फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का पूल है वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी. जब एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगी मतलब एएमपी ज़्यादा बन रहे हैं, एएमपी ज़्यादा है तो एएमपी की डिग्रेडेशन भी ज़्यादा होगी. एंड एएमपी डिग्रेडेशन से हमारे पास जो एएमपी का मेटाबॉलिज्म है उसके एंड में यूरिक एसिड बनता है तो उसकी कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी. तो वो जो यूरिक एसिड है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा और वो हाइपर यूरिसीमिया का कॉज बनेगा. ठीक है, और इसके साथ ही इसके एक और भी ये बात पूछी जाती है, यहाँ नहीं पूछी गई, कि इन कंडीशंस के साथ लैक्टिक एसिडोसिस क्यों होता है. लैक्टिक एसिडोसिस इसलिए होता है कि जब वो यूरिक एसिड जमा हो रहा होता है तो वो जो यूरिक एसिड और लैक्टेट होते हैं हमारे पास, क्योंकि इस केस में लैक्टेट भी बन रहा होता है ड्यू टू क्योंकि आपके पास ग्लाइकोजन नहीं है और यहाँ पर मसल और लिवर दोनों में ग्लाइकोजन नहीं होती. तो जब मसल में ग्लाइकोजन नहीं होगी तो मसल एक्सरसाइजिंग स्टेट में ग्लाइकोजन यूज़ नहीं कर पाएगा, वो एनारोबिक पाथवे पर जाएगा, लैक्टेट बनेगा. तो वो जो लैक्टेट है और जो यूरिक एसिड ब्लड में है वो दोनों compete करते हैं फॉर एक्सक्रीशन. तो जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाता है, इट हैज़ अ हायर टेंडेंसी टू एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी देन लैक्टेट. तो लैक्टेट बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है एंड दैट कॉजेज लैक्टिक एसिडोसिस. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न. उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है अ पेशेंट आफ्टर टेकिंग एंटी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो अगेन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. G6PD डेफिशिएंसी. और आपने पढ़ा होगा G6PD डेफिशिएंसी के टॉपिक के अंदर के 4 ड्रग्स ऐसी हैं जो कि G6PD के डेफिशिएंसी के पेशेंट के अंदर कंडीशन को मज़ीद वर्सन कर देती हैं. 4 एज थे, एंटी मलेरियल्स, एंटी बायोटिक्स थे और एंटी 2 और थे, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आपने वो लाजमी याद करने हैं. एंटी मलेरियल्स का सिनेरियो बहुत बार पास पेपर में आया हुआ है. अच्छा, अ पेशेंट आफ्टर टेकिंग एंटी मलेरियल ड्रग्स डेवलप सीवियर इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस. इंट्रावास्कुलर हिमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज. नेम द एंजाइम डेफिशिएंट इन दिस पेशेंट. तो आपने बताना है कि कौन सा एंजाइम इस पेशेंट में डेफिशिएंट है.
तो एंटी मलेरिया ड्रग स्पेसिफिकली लेने से अगर पेशेंट के अंदर हिमोलिसिस स्टार्ट हो जाए तो दिस इज़ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दैट इज़ एब्सेंट. वाई डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम लीड टू हिमोलिसिस, ये मैं अभी बताती हूँ. ठीक है. अच्छा, ये जो एंजाइम है ये हमारे पास करता क्या है, ये हमारे पास जो है ये कन्वर्ट, ये एक्चुअली दिस इज़ द एंजाइम ऑफ HMP पाथवे. और HMP पाथवे में ये वेरी फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन में. ठीक है. अब अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन नहीं बनेगा, उसके आगे से फर्दर स्टेप्स नहीं होंगे, इन एन HMP पाथवे पूरा कैरिड आउट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट स्टेप पर ही ब्लॉक लग गया है. और सेकंड और थर्ड स्टेप में हमारे पास HMP पाथवे के NADPH प्रोड्यूस होते हैं, माइंड NADPH. और NADPH प्रोड्यूस नहीं होंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम. हमारे पास जो NADPH होता है दिस इज़ अ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट. ठीक है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक ग्लूटाथायोन, जो हमारे RBCs का नेचुरल ग्लूटाथायोन इवन हमारे हर सेल में प्रेजेंट होता है. बट दैट ग्लूटाथायोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हमारे सेल्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट आया है, कोई कोई बॉडी के अंदर कोई ऐसा एजेंट प्रोड्यूस हो गया है, अब ब्लड के अंदर बहुत कुछ है जो फ्लो कर रहा होता है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस है वो डिग्रेड होगा. और हर डिग्रेडेशन के नतीजे में, फेगोसाइटोसिस के नतीजे में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं. वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं नेचुरली बॉडी में बन रही होती हैं और वो नेचुरली ख़त्म कर दी जाती हैं, उनको रहने नहीं दिया जाता बाय दिस ग्लूटाथायोन मैकेनिज्म. ग्लूटाथायोन क्या करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है और उनको जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, उनको रिड्यूस कर देता है और वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में इन शॉर्ट कन्वर्ट हो जाती हैं. और ये जो ग्लूटाथायोन खुद ऑक्सीडाइज हो गया है इसको वापस से रिड्यूस करता है ये NADPH. ठीक है. ताकि ये फर्दर अवेलेबल हो फॉर न्यू फ्री रेडिकल स्पीशीज टू बी रिड्यूस एंड टू बी कन्वर्टेड इनटू नॉन टॉक्सिक फॉर्म्स. इफ दिस NADPH इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू द RBC स्पेसिफिकली, तो क्या होगा कि जब RBC को कोई भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी आएगी तो ग्लूटाथायोन उसको रिसीव नहीं कर पाएगा बिकॉज वो अपनी रिड्यूस फॉर्म में दोबारा आ नहीं पाएगा. ठीक है. तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ पोज अ डैमेज टू द RBCs, जिसकी वजह से उनकी इंटेग्रिटी ख़राब होगी और दे विल बी सेंस्ड बाय द हिमोलिटिक सिस्टम और उन RBCs की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी. दैट्स वाई जो G6PD डेफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हिमोलिसिस होता है. अब ये हिमोलिसिस सर्टन मेडिकेशंस के केस में बहुत रैपिड हो जाता है. ठीक है. जैसे एंटी मलेरियल्स हैं, एंटी मलेरियल्स जब हम देते हैं ना तो वो भी इस पाथवे को जो है वो जो मैंने अभी आपको बताया है इसको एक्सेलरेट कर देते हैं. ठीक है. तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज एब्सेंट. Deficiency of G6PD lead to hemolysis. It converts glucose 6 phosphate to 6 phosphogluconolactone. It maintains integrity of RBC membrane by keeping glutathione in reduced form by producing NADPH. So RBC membrane ruptures in its deficiency leading to hemolytic anemia. That's it. उसके बाद जो हमारे पास सिनेरियो है दैट इज़ अबाउट द ब्रेस्ट फेड इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन टेक्स लैक्टोज थ्रू मदर्स मिल्क. कि जो बच्चे हैं दे टेक लैक्टोज फ्रॉम द मदर्स मिल्क दैट दे वर टेकिंग. हाउ द गैलेक्टोज कंपोनेंट्स ऑफ लैक्टोज इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन. अब वो कह रहे हैं कि जो लैक्टोज के अंदर हमारे पास ग्लूकोज होता है और गैलेक्टोज होता है, तो वो कह रहे हैं वो जो गैलेक्टोज कंपोनेंट है लैक्टोज का वो लिवर में ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होता है. तो अगर आप गैलेक्टोज का मेटाबॉलिज्म याद करें तो उसके अंदर एक जगह पर हमारे पास जो है वो जब गैलेक्टोज से गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बनता है, उससे बनता है हमारा, जब उसको UDP ग्लूकोज आकर मिलता है तो हमारा UDP गैलेक्टोज बनता है. वो जो UDP गैलेक्टोज बनता है तो दूसरी साइड पे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट भी बनता है. if I am not wrong, it is glucose 1 phosphate or glucose 6 phosphate. I don't remember exactly. You should see. Glucose 6 phosphate बनता है I guess, और galactose 6 phosphate बनता है स्टार्ट में. तो वो जो glucose 6 phosphate बनता है वो हमारे पास जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर देता है. इस तरह से इससे ग्लाइकोजन बनता है. मोर ओवर हम जो UDP गैलेक्टोज बनता है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द ग्लाइकोजन. ये ग्लाइकोजन ये हमारे पास गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म में लिखा हुआ है. गैलेक्टोज कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हेपेटिक पोर्टल वेन डायरेक्टली टू द लिवर. गैलेक्टोज इज कन्वर्टेड टू यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज UDP ग्लूकोज एंड देन दिस इंटरमीडिएट इज कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन. इन्होंने सिंपली लिख दिया बट आप इसको थोड़ा सा विद रिएक्शन एलेबोरेट कर सकते हैं. उसके बाद उन्होंने लिखा है कि विच डिफेक्ट्स कॉज गैलेक्टोसीमिया. तो हमारे पास गैलेक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी कॉज करती है. ठीक है. जिसकी वजह से गैलेक्टोज एक्यूमुलेट हो जाएगा. उसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट जो गैल्ट एंजाइम था ना गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म के अंदर वो भी नहीं होगा, जिसको हम क्लासिक गैलेक्टोसीमिया कहते हैं. उसकी वजह से भी इसकी एक्यूमुलेशन होगी. और एल्डोज रिडक्टेज नहीं होगा तो भी इसकी जो है वो एक्यूमुलेशन होने लग जाएगी. ठीक है. एल्डोज रिडक्टेज इसको हमारे पास जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू गैलेक्टिटोल. ठीक है. वो नहीं हो, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म. खैर फर्स्ट 2 कंडीशंस आर मोर इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट सिनेरियो,
अ पेशेंट वॉज ब्रॉट टू ER विद हाई ग्रेड फीवर एंड शिवरिंग, ठीक है, उसको मलेरिया था, उसको एंटी मलेरियल दिए गए, लेकिन जब उसको पीमाक्विन, इट इज़ एन एंटी मलेरियल, जब उसको दी गई तो देखा गया कि हिमोलिसिस होने लग गई है, तो पेशेंट वॉज डायग्नोज टू हैव G6PD डेफिशिएंसी। उसकी बायोकेमिकल कॉज क्या है हिमोलिसिस की, ये हमने सारी अभी पढ़ ली है, और ये कौन सा रिएक्शन करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, तो ये आपने जो है क्वेश्चन को देख लेना है। उसके बाद है पेशेंट हैविंग हाई ग्रेड फीवर, ये भी सेम सिनेरियो है and aspirin, and developed severe intravascular hemolysis. On investigation, erythrocyte glucose 6-phosphate dehydrogenase activity was markedly low. कौन सा पाथवे जो है वो इस पेशेंट में suppressed है, तो इट इज़ HMP पाथवे और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, एंड हाउ ही डेवलप्ड इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस ये हम बता चुके हैं। नेक्स्ट सिनेरियो है अ चाइल्ड ऑफ 8-year-old develop type 1 diabetes mellitus which is due to inadequate production of insulin. The transport of glucose in which tissues will be affected? तो उन सारे टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज अफेक्ट होगी विच आर इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं ऑल द टिश्यू दैट आर इंसुलिन डिपेंडेंट दैट हैव इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट विल बी अफेक्टेड, और इसमें आप 2-3 एग्जांपल्स दे दें। बी पार्ट है व्हाट आर द effects on hepatic glycolysis and gluconeogenesis in this patient। ऐसे पेशेंट के अंदर जो ग्लाइकोलिसिस है उसका रेट स्लो हो जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज हो जाएगी। ग्लाइकोलिसिस स्लो क्यों होगी, क्योंकि ग्लूकोज नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी, ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है, ठीक है, सेल्स के अंदर ग्लाइकोलिसिस कम हो जाएगी, और हेपेटिक ग्लाइकोलिसिस क्योंकि जो हेपेटोसाइट्स हैं उनके अंदर भी टेकअप जो है वो हमारे पास इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो वो भी हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वी डोंट हैव क्योंकि अब हम सेल्स को ग्लूकोज ब्लड में इनफ ग्लूकोज है बट सेल्स को नहीं मिल रही, ठीक है, तो वो सारे पाथवे जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन को बढ़ा सकते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो ग्लूकोज की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी, बट इट विल अगेन नॉट बी अवेलेबल टू सेल्स बिकॉज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी। उसके बाद गिव द साइट्स रिएक्शंस अफेक्टेड इन बोथ पाथवे, तो हमारे पास जो है फर्स्ट स्टेप सी दोनों के जो है वो लिवर जो हेपेटिक ग्लाइकोलिसिस है और दूसरे सेल्स में ग्लाइकोलिसिस है वो सारी इफेक्ट हो जाएगी, और ग्लूकोनियोजेनेसिस चूँकि हो ही सर्टन जगहों पे रही है तो वो उन प्लेसेस पर जो है वो अफेक्ट होगी। उसके बाद नेक्स्ट सिनेरियो है 9-year-old boy was rescued alive from earthquake after 4 days. He was unconscious with sunken eyes and coated tongue. He was given immediate management with fluid and electrolyte management. ठीक है, अब विच पाथवेज वर एक्टिवेट टू प्रोवाइड एनर्जी टू हिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टारवेशन, तो स्टारवेशन में आपने बताना है उसके कौन कौन से पाथवेज थे जो कि उसको एनर्जी दे रहे थे। सो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलिसिस, उसके बाद आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये ऑर्डर है इन सारे पाथवेज का। सबसे पहले आपके जो ग्लाइकोजन स्टोर्स हैं वो यूज़ होते हैं, फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है, फिर फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है, फैटी एसिड कीटोलिसिस लाइपोलिसिस होता है, और फिर एंड पे कीटोन बॉडीज़ की जो है वो प्रोडक्शन होती है, तो ये पूरा एक ऑर्डर है, ये आपने याद करना है। उसके बाद है विच डिसऑर्डर अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, तो वॉन गिर की डिजीज़, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होगा तो हमारे पास ये होगा, अच्छा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज नहीं होगा यहाँ पर चूँकि कंप्लीट लिखा नहीं हुआ, और अगर वो नहीं होगा तो हमारे पास मैंने आपको जो बताया है G6PD डेफिशिएंसी में हिमोलिटिक एनीमिया और वो सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये बाकी आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो पर। अगेन ये मलेरिया वाला सिनेरियो है, ठीक है, इसमें लेकिन पूछा गया है अ पेशेंट इज वाज ब्रॉट इन ER विद severe high grade fever and shivering. He was diagnosed as a case of malaria and was given primaquine which produced severe anemia. Subsequently was investigated and was found to have G6PD deficiency. Elaborate the direct oxidative pathway and its major metabolic objectives, ठीक है, ये सारा कुछ तो यू हैव ऑलरेडी रेड। बी पार्ट है एलाबरेट द लैक्टेट कोराई साइकिल, कोराई साइकिल हमारे सिलेबस में नहीं है बट आप जो है वो इसको समझ लें, इट इज़ एक्चुअली जो मसल लैक्टेट प्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं लिवर में, और इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकर्सर टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है, तो ये हमारे पास इस कोराई साइकिल का बेसिकली रोल है। ब्लड शुगर लेवल भी इसी तरह मेंटेन करता है बाय एक्टिंग एज अ प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद है हमारे पास ये सारा कोराई साइकिल बना हुआ है, ठीक है, मसल के अंदर से एनारोबिक रेस्पिरेशन हुई, लैक्टेज बना, ये ब्लड के थ्रू लिवर में चला गया, और लिवर में ये पायरुवेट, और पायरुवेट से फिर ये ग्लूकोज बना देता है, दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज द कोराई साइकिल।